नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं प्रोटोजोआ का एक मुख्य इंपॉर्टेंट जीनस पैरामीशियम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपको जो प्रोटोजोआ है, जो भी आपका जो पहला फाइलम है प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ में आपके टीजीटी और पीजीटी में जो सिलेबस में दिया गया है कितने जीनस हैं दोस्त? 4 हैं। 4 के लिए आप कैसे याद करोगे कौन कौन जीनस हैं? तो आप जानते हैं पेपे, ये पेपे आपको पढ़ना है। पेपे का मतलब क्या है? पी, फिर ई, और इसके बाद फिर अगला भी पी और अगला ई। तो इसका मतलब क्या हुआ? पी से हो गया पैरामीशियम, हो गया क्या हो दिया गया दोस्त? पैरामीशियम हो गया, ठीक है। और ई से हो गया एंटमीबा, एंट अमीबा हो गया दोस्त। अब पी से हो गया क्या? प्लाज्मोडियम हो गया, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। और ई से हो गया यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना। तो ये 4 आपको पढ़ने हैं, पैरामीशियम, एंटमीबा और प्लाज्मोडियम और यूग्लिना, चारों पढ़ना है। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए पैरामीशियम। तो चलिए अब बात करते हैं बिल्कुल पैरामीशियम की। स्टार्ट करते हैं पैरामीशियम। देखिए पैरामीशियम सबसे पहले तो यह किस फाइलम का है दोस्त? यह फाइलम है प्रोटोजोआ। अब फाइलम प्रोटोजोआ आप जानते हैं कि 4 सब फाइलम में बटा है, ठीक है, 4 सब फाइलम में बटा है। और चारों सब फाइलम में से ये सब फाइलम है सीलियोफोरा। किस इसका सब फाइलम क्या है? सीलियोफोरा, क्योंकि इसमें इसका जो गमन अंग होता है, लोकोमोटरी आर्गन होता है, वो सीलिया होता है। तो सीलिया से आप समझ जाइए कि सीलियोफोरा का यह सदस्य है, सब फाइलम सीलियोफोरा। और उसके बाद क्लास देखिए, क्लास में भी सीलिएट्स जुड़ा है दोस्त, सीलिएटा, ठीक है। तो इसमें भी सीलिया लगा हुआ है, तो सीलियोफोरा सब फाइलम और क्लास सीलिएट्स, ठीक है। अब आर्डर क्या है? हाइमेनो स्टोमेटिडा, हाइमेनो स्टोमेटिडा, यह इसका ऑर्डर है, ठीक है दोस्त। तो चलिए अब पैरामीशियम के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो नाम है पैरामीशियम, नाम पैरामीशियम दिया था हिल, ठीक है। हिल्स ने यह नाम दिया पैरामीशियम, कब दिया? 1752 में। कब दिया मेरे दोस्त? 1752 में, ठीक है। उसके बाद अब सबसे पहली बात यह कि इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम क्या है? तो इसे स्लीपर मॉलिक्यूल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह चप्पल के तलवे के आकार की इसकी संरचना होती है पैरामीशियम की, इसलिए इसे स्लीपर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है दोस्त, इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है 24 से 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 24 से 28 डिग्री सेल्सियस इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। बिल्कुल बेस से आप समझिए। और ये कहाँ पाया जाता है पैरामीशियम? पैरामीशियम के आज बारे में हम टोटल चर्चा कर रहे हैं दोस्त, पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम यह कहाँ पाया जाता है, कैसा जंतु है, ठीक है, और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो यह कहाँ पाया जाता है? फ्रेश और स्टैग्नेंट वाटर, मतलब स्वच्छ, अलवड़ी और स्थिर जलाशयों में पाया जाता है। यह कहाँ हो सकते हैं? यह जल जैसे पॉन्ड, ठीक है, और झील, लैक्स, झील, रिवर मतलब नदी। और यह फ्री लिविंग में रहने वाला जंतु है, फ्री लिविंग, किसी के ऊपर यह परजीवी के रूप में नहीं होता है। यह तालाबों में, पोखरों में, गड्ढों में, नदियों में, और यह स्वच्छ और अलवड़ी जल में, यानी रुके हुए जल में यह उपस्थित होता है, ठीक है। कौन मेरे दोस्त? पैरामीशियम। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पैरामीशियम की अगर संरचना की बात करें तो यहाँ पर भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए अगर इसकी हम संरचना की बात करें पैरामीशियम की, तो यह हो गया इसका एंटीरियर एंड, यह एंटीरियर एंड हो गया, और इसके जस्ट नीचे है पोस्टीरियर एंड। अगर यह नहीं समझ में आ रहा तो इसको देखिए इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं एक बार फिर से, ठीक है। ये हो गया इसका एंटीरियर एंड हो गया, और यह हो गया इसका पोस्टीरियर एंड, ठीक है। एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड, और इसमें चारों तरफ से आप देख रहे हैं कि सीलिया हैं। क्या है मेरे दोस्त? ये चारों तरफ ये देख रहे हैं छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, बाल जैसी संरचना है। इसे हम क्या कहते हैं? सीलिया। और इस सीलिया जो है इन नीचवा आके बड़े बड़े हो जाते हैं, देखिए एकदम बड़े बड़े हो गए, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं काउडल टफ टॉप सीलिया, काउडल टफ टॉप सीलिया इसे कहते हैं, जो नीचे बड़े बड़े सीलिया हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसमें सबसे पहले तो इसको आप देखिए कि इसका मुँहवा कहाँ है और इसका एनस कहाँ है। तो इसका मुंह देखने के लिए हम आपको बता दें, यहाँ देखिए ये संरचना, ये आप देख रहे हैं कि ओरल ग्रू है। ये क्या है मेरे दोस्त? ओरल ग्रू। और ओरल ग्रू ये देखिए आ रहा है, ओरल ग्रू ये खुल रहा है किस में? ओरल ग्रू ये कैविटी में आ रहा है, ठीक है, बक्कल कैविटी में आ रहा है। बक्कल कैविटी अब यहाँ से जो फॉर्मेशन करती है, लास्ट में एंड में फॉर्मेशन करती है, यहाँ पर न्यू फूड वैक्यूल का जो फॉर्मेशन करती है, तो उसके पहले आप देख रहे हैं ये संरचना है पहले, बिल्कुल इसे कहते हैं साइटोस्टोम। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? साइटोस्टोम। तो ये संरचना है साइटोस्टोम, ये इसका माउथ होता है मेरे दोस्त, साइटोस्टोम। साइटोस्टोम को कहते हैं माउथ, ठीक है, माउथ होता है। और इसका एनस कहाँ होता है मेरे दोस्त? यहाँ होता है एनस, यहाँ से जो बॉडी सरफेस है बिल्कुल यहीं से, ठीक है। अगर एनस की संरचना आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये देखिए,
ये है इसका एनस। सबसे पहली बात तो ये दो नाम आपको जरूर याद रखने होंगे मेरे दोस्त। दो नाम कौन से, एक तो साइटोस्टोम और दूसरा साइटोपाइज। ठीक है, साइटोस्टोम और साइटोपाइज। साइटोस्टोम जो है माउथ के समान होता है, साइटोपाइज जो है एनस के समतुल्य होता है, ये साइटोपाइज। देखिए आपको कैसे याद रहेगा कि माउथ कौन है, साइटोस्टोम साइटोपाइज, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम आपको बता दें साइटोस्टोम में यम है, यम है इसमें साइटोस्टोम में, और यम से क्या होता है माउथ, इसमें यम नहीं है। तो आप समझ जाइए कि जिसमें यम है वो माउथ है, साइटोस्टोम माउथ है और साइटोपाइज क्या है, एनस है। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं मेरे दोस्त इसी के बारे में। और जो ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं, इसमें दो कंट्रैक्टाइल होती है, दो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होती हैं। और फूड वैक्यूल तो ढेर सारी होती हैं, ये फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल, ये सभी फूड वैक्यूल हैं। मैनी फूड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। और जबकि इसमें दो जो है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होती हैं, एक देख रहे हैं इंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है और एक पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ठीक है, और यह जो होती है, जो पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है मेरे दोस्त, ये ज़्यादा जो है एक्टिव होती है किसकी तुलना में, एंटीरियर की तुलना में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, पहले इसके पॉइंट्स देख लीजिए फिर मैं इसकी संरचना को विस्तार से भी समझाऊंगा मेरे दोस्त। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो वही मैंने बता दिया फ्री लिविंग का ये है एनिमल है। और इसकी जो बॉडी होती है, इसकी बॉडी दो भाग में बट जाती है, एक ओरल और दूसरा एबोरल। ठीक है, ओरल और एबोरल। ओरल वेंट्रल सरफेस होता है और एबोरल जो है डॉर्सल सरफेस होता है। जैसे हम लोगों के पेटवा वाला भाग है ना, तो वेंट्रल सरफेस हो गया, हमारी पीठ वाली भाग है तो उसे हम क्या कहेंगे, डार्सल सरफेस है। एबोरल जो है डार्सल सरफेस होती है और ओरल कौन सी होती है, वेंट्रल सरफेस होती है। ठीक है, और इसकी जो बॉडी होती है, पूरी इसकी संरचना, पूरी बॉडी जो है ये देख रहे हैं, इसकी जो पूरी बॉडी है वह किसके द्वारा घिरी होती है, पेलकिल के द्वारा घिरी होती है मेरे दोस्त। पेलकिल आप देखिए, पेलकिल कहाँ है, ये है पेलकिल। ठीक है, इसकी पूरी बॉडी जो है किसके द्वारा घिरी है मेरे दोस्त, यह है घिरी है पेलकिल के द्वारा। ये जो संरचना एक भित्ति आ रही है, बन रही है, ये पूरी स्ट्रक्चर ही कहलाती है पेलकिल। क्या कहलाती है मेरे दोस्त, ये है पेलकिल। इसकी बॉडी जो है कवर्ड होती है, किसके द्वारा कवर्ड होती है, तो पेलकिल के द्वारा कवर्ड होती है। ठीक है, इसकी बॉडी। चलिए अब इसमें आगे हम चलते हैं बिल्कुल। और इसमें लोकोमोटरी आर्गन, लोकोमोटरी आर्गन क्या होता है मेरे दोस्त, इसका जो लोकोमोटरी आर्गन होता है वह होता है सीलिया। ठीक है, इसका लोकोमोटरी आर्गन क्या होता है, लोकोमोटरी आर्गन सीलिया होता है। ठीक है, अब आप समझिए सीलिया, यहाँ पर सीलिया की हम बात कर रहे हैं, तो यह है इसमें सीलिया, छोटे छोटी जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं ये सीलिया कहलाती हैं। अभी मैंने बताया कि कुछ नीचे ये पोस्टीरियर एंड पर बड़ी बड़ी सीलिया हो जाती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, काउडल टफ्ट ऑफ सीलिया कहते हैं। काउडल टफ्ट ऑफ सीलिया ये है, जो बड़ी बड़ी सी सीलिया है। ठीक है, ये पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है इन सिस्टोल कंडीशन में। सिस्टोल का किसे कहेंगे, जब इसमें से पानी आउट हो जाता है, यानी जो इसमें भी जो आ रहा है पानी, यानी वाटर, वो जब आउट हो जाता है तो पिचक जाता है। तो पिचक गया मतलब ये सिस्टोल कंडीशन में आ गया। और जब इसमें पानी भर गया, एकदम थोड़ा मोटा ताजा हो गया, फूल गया, कुल मिला के आप कहिए फूल गया, स्वेलिंग कंडीशन में आ जाता है, तब उसे हम डायस्टोल कहते हैं। ठीक है, जब पिचक गया तब उसे क्या कहेंगे, सिस्टोल। ठीक है, अब इस जो है इसका लोकोमोटरी आर्गन क्या होता है, सीलिया होता है। और सीलिया जो है मैंने बड़ा बताया कि जो बड़े बड़े होंगे उसे क्या कहेंगे, काउडल टफ्ट कहेंगे, वो पोस्टीरियर निप होता है। और सीलिया किसके द्वारा एराइज होते हैं मेरे दोस्त, तो सीलिया जो एराइज होते हैं बेसल ग्रेन्यूल द्वारा एराइज होते हैं। बेसल ग्रेन्यूल द्वारा सीलिया एराइज होते हैं और इसी बेसल ग्रेन्यूल को हम काइनेटोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, काइनेटोसोम। ठीक है, अब जैसे ये है लंबी सी संरचना, तो और ये जहाँ से इसके द्वारा एराइज हो रहा है, इसके द्वारा, ये संरचना के द्वारा एराइज हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे बेसल ग्रेन्यूल। क्या कहेंगे मेरे दोस्त, इसे कहेंगे बेसल ग्रेन्यूल कहेंगे। ठीक है, या इसी को हम कहते हैं काइनेटोसोम कहते हैं। अब एक बात यहाँ आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना है मेरे दोस्त। ठीक है, देखिए जैसे एक बेसल ग्रेन्यूल ये हो गया, एक बेसल ग्रेन्यूल ये हो गया, एक बेसल ग्रेन्यूल ये हो गया। ठीक है, अब ये तीन बेसल ग्रेन्यूल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ जहाँ से सीलिया निकला होता है, इसकी जड़, कुल मिला के जहाँ से सीलिया निकलता है उसकी जड़ ही कहलाती है बेसल ग्रेन्यूल। तो ये सीलिया बिल्कुल कतार में लगे हुए हैं, ये पूरे सीलिया कतार में लगे हैं मेरे दोस्त। यहाँ से अगर देखा जाए तो इसकी जो जड़ है, एक जो बेसल ग्रेन्यूल दूसरे बेसल ग्रेन्यूल से जब जुड़ जाती है, अब वो वाली बेसल ग्रेन्यूल अगली वाली से जुड़ जाती है, तब एक लिंक बन जाती है। इसे हम जो है नाम देते हैं मेरे दोस्त, इसे हम कह सकते हैं सिल्वर लाइन। एक टर्म आता है सिल्वर लाइन। ठीक है, सिल्वर लाइन।
और इसे हम कहते हैं काइनेटोडेस्मेटा कहते हैं। जब ये पूरी संरचना जुड़ जाती है, एक लाइन बन जाती है, तब उसे हम कहते हैं काइनेटोडेस्मेटा कहते हैं। ठीक है, काइनेटोडेस्मेटा। देखिए कैसे काइनेटोडेस्मेटा, अब ये जो लाइन तीनों को जोड़ रही है यहाँ से, अब इस लाइन को हम कहेंगे मेरे दोस्त, इसको हम कहेंगे काइनेटोडेस्मेटा, इसी लाइन को कहेंगे। ठीक है, अब ये काइनेटोसोम तो हो गया, बेसल ग्रेन्युल का दूसरा नाम। अब ये जुड़ गए। अब इसी तरीके से जब जुड़ जाते हैं तो ये जैसे काइनेटोडेस्मेटा मैंने बताया, तो बिल्कुल जुड़ करके एक न्यूरोमोटर सिस्टम का निर्माण कर देते हैं, न्यूरोमोटर सिस्टम का निर्माण कर देते हैं। और यह संरचना किस में देखी जाती है? पैरामीशियम में ही देखी जाती है, न्यूरोमोटर सिस्टम। ठीक है, यह कहाँ पाई जाती है? एक्टोप्लाज्म में, क्योंकि इसका जो जीव द्रव्य है मेरे दोस्त, ये दो भाग में बटा होता है। देखिए सबसे पहले इतनी संरचना में मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, इतनी संरचना अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप फिर से देखिए। ठीक है, कैसे आप समझ पाएंगे? देखिए अब यहाँ से अगर हम बात करें, बिल्कुल ये, अब यहाँ इतनी संरचना की अगर हम बात करें तो इस संरचना में देखिए ये सबसे अंदर का जो भाग है, यहाँ से अंदर का जो पूरा भाग है, ये तो हो गया एंडोप्लाज्म। क्या हो गया मेरे दोस्त? एंडोप्लाज्म। जो बाहर का इसके और पेल्किल के बीच में है, ये वाला भाग बिल्कुल यहाँ, तो इसे हम कहते हैं इक्टोप्लाज्म। क्या कहेंगे दोस्त? इसे कहेंगे इक्टोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो न्यूरोमोटर ऑपरेटर बनता है वो कहाँ बनता है? इक्टोप्लाज्म में ही बनता है। ठीक है, अब इसमें बात आती है ट्राइकोसिस्ट क्या है। ट्राइकोसिस्ट भी बहुत बार पूछा गया है यह क्वेश्चन, ट्राइकोसिस्ट। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं, हम ट्राइकोसिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या है ट्राइकोसिस्ट, इसे भी समझते हैं। देखिए ट्राइकोसिस्ट क्या है मेरे दोस्त? ट्राइकोसिस्ट बिल्कुल ये आप ये देख रहे हैं कि अंदर यह भाग जो पेल्किल के नीचे है, ठीक है, और इंडोप्लाज्म के जस्ट ऊपर है, ये लाइन जैसी ये संरचना है, ऐसी जो लाइन बनी हुई है, इसे हम कहते हैं क्या? ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। और इसका जो आकार है ट्राइकोसिस्ट का, इसका पेक्यूलियर बॉटल शेप्ड इसका आकार होता है, पेक्यूलियर बॉटल शेप्ड इसका आकार होता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है ऑफेंस और डिफेंस, मतलब सुरक्षा प्रदान करना इनका कार्य होता है। ठीक है, ऑफेंस और डिफेंस। क्वेश्चन बार बार बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, ट्राइकोसिस्ट का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है ऑफेंस एंड डिफेंस। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा कि एक न्यूरोमोटर सिस्टम कहाँ होता है? तो पैरामीशियम होता है। सिल्वर लाइन अगर आ गया तो आप समझिएगा कि ये भी पैरामीशियम में है। और कहाँ से संबंधित है? ये बिल्कुल कहाँ से? बेसल ग्रेन्युल जब जुड़ जाती है एक दूसरे में तो काइनेटोडेस्मेटा बनता है, और ये सिस्टम कहलाता है न्यूरोमोटर सिस्टम, और इसी को हम नाम क्या देते हैं? सिल्वर लाइन। ठीक है, चलिए आगे की ओर अब हम चलते हैं मेरे दोस्त। एक बार मेरे दोस्त इसका स्ट्रक्चर भी आप समझ लीजिए। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप पैरामीशियम का पूरा समझ लीजिए, तो हम चलते हैं आगे। देख रहे हैं ये ट्राइकोसिस्ट है मेरे दोस्त, ये जो संरचनाएं हैं बिल्कुल इस तरीके से ट्राइकोसिस्ट हैं। और सबसे बाहर की ओर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसकी संरचना में, उससे हम कहते हैं सीलिया। ठीक है, सीलिया छोटे होते हैं, संख्या में ज़्यादा होते हैं। सीलिया जो है सीलियोफोरा में पाए जाते हैं, पैरामीशियम में। और सीलिया जो है कहाँ जुड़ी है? सबसे पहले पैरामीशियम की जो सतह है, इस सतह को ही हम नाम क्या देते हैं मेरे दोस्त? इसे कहते हैं पेल्किल। पेल्किल के ऊपर सीलिया नहीं उपस्थित हैं, और पेल्किल के जस्ट नीचे जो है पहले इक्टोप्लाज्म होता है। इक्टोप्लाज्म में ही हम बता दें क्या उपस्थित होते हैं? ट्राइकोसिस्ट होते हैं। ठीक है, ट्राइकोसिस्ट। और ये जिस सीलिया होते हैं छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया कहाँ से जुड़े होते हैं? बेसल ग्रेन्यूल से जुड़े होते हैं। ठीक है, बेसल ग्रेन्यूल से ही मिलकर के न्यूरोमोटर सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो काइनेटोडेस्मेटा कहलाता है, जो सिल्वर लाइन अभी मैंने बताया। अब ये इक्टोप्लाज्म के जस्ट नीचे जो ये संरचनाएं हैं पूरी, इक्टोप्लाज्म के नीचे यहाँ से मेरे दोस्त इस तरीके से यहाँ पूरी अंदर की संरचनाएं कहलाती एंडोप्लाज्म में। एंडोप्लाज्म ही सारी संरचनाएं भी उपस्थित हैं। ठीक है, अब इसमें पैरामीशियम में हम जानते हैं कि दो केंद्रक हैं, एक बड़ा केंद्रक जिसे माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, लघु एक, और एक दीर्घ, ये गुरु। तो मैक्रोन्यूक्लियस है, इसका निर्माण होता है बॉडी का निर्माण करना, शरीर का वेजिटेटिव जो है फंक्शन इसका होता है। ठीक है, फिजियोलॉजी पूरी करता है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, मैक्रोन्यूक्लियस होता है। ठीक है, और जो दूसरा होता है छोटा वाला, ये इसे कहते हैं माइक्रोन्यूक्लियस। और मैंने कल बताया भी था आपको अगले लेक्चर में कि जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है, जो छोटा होता है, रिप्रोडक्टिव इन फंक्शन होता है, जनन में भाग लेता है। ठीक है, अब इसमें आप यह संरचना ये देख रहे हैं कि ओरल ग्रू, अभी मैं विस्तार से ये न्यूक्लियस के बारे में भी चर्चा करूंगा क्योंकि डाइमार्फिक है। ठीक है, हेट्रोमॉर्फिक भी कंडीशन होती है इसमें। और इसका जो माउथ पार्ट्स है उसे कहते हैं सिस्टोस्टोमा कहते हैं, और जो इसका जो है एनस पार्ट है उसे साइटोपाइज कहते हैं। ये सीलिया तो है ही छोटी छोटी संरचना, और यहाँ से जो सिस्टोस्टोमा में माउथ वाला पार्ट आकर के यहाँ से जुड़ रहा है, जो बक्कल कैविटी का अंतिम सिरा होता है, ये न्यू फार्मिंग फूड वैक्यूल अर्थात नई जो है खाद्य रिक्तिकाएँ का निर्माण करता है लगातार।
और जो बड़ी बड़ी से सीलियाँ हैं इसे काउडल टप टाप सीलिया कहते हैं, ठीक है, जो कहाँ उपस्थित होता है, एंटीरियर इंड पर होता है। और ये देखिए ये है भी जो है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है और ये भी कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है। तो दोनों जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है मेरे दोस्त, इसको आप समझिए, जो दोनों कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है इन दोनों में क्या अंतर है, ये इस वाले में और इस वाले कंट्रेक्टाइल वैक्यूल में क्या अंतर है। ये देखिए एंटीरियर है क्योंकि एंटीरियर इंड पर है, और ये पोस्टीरियर है क्योंकि किस इंड पर है, ये पोस्टीरियर इंड पर है। जो एंटीरियर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, मैंने लिखा इन डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब जब इसमें स्वेलिंग कंडीशन में आती, फूल गया, पूरा भर गया, पानी वानी एकदम मोटा आ गया, एकदम मोटा ताजा हो गया, तो उसे हम कहेंगे क्या इन डायस्टोल कंडीशन में आ गया। और जब पनिया निकल जाएगा, पिचक जाएगा, चिपक जाएगा, कुल मिला के पिचक गया, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे इंसिस्टोल कंडीशन में, ठीक है। और ये फीडर कैनाल भी हैं, ये भी सिस्टोल कंडीशन में आ गई, फीडर कैनाल ये है, इसमें भी फीडर कैनाल है, ये भी डायस्टोल कंडीशन में है, ठीक है। और ये ढेर सारी इसमें क्या होती है, फूड वैक्यूल होती है। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल द्विट होती हैं और न्यूक्लियस द्विट होता है, और जो फूड वैक्यूल होती हैं बहुत संख्या में, ज़्यादा संख्या में होती हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद करता हूँ इसकी स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पहला ही पॉइंट, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला प्रश्न है, यहाँ देखिए दो हमने बताया कंट्रेक्टाइल होती है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, एंटीरियर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल और पोस्टीरियर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो यहाँ आप ध्यान रखिए कि पोस्टीरियर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज फास्टर देन एंटीरियर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, अर्थात यह जैसे आपने समझा अभी कि यह है पैरामीशियम, एक यहाँ होता है एंटीरियर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है और एक यहाँ होती है कौन सी, पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर जो होती है ये फास्टर होती है, पोस्टीरियर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल फास्टर होती है देन किसकी, एंटीरियर, मतलब ये ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा, बार बार यह क्वेश्चन पूछा गया है मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर अब हम बात करते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेट्रोकैरियोटिक। हेट्रोकैरियोटिक या हेट्रोमॉर्फिक इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें केंद्रक कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का केंद्रक होता है, इसलिए हेट्रोकैरियोटिक। कैरियन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, हेट्रो मतलब भिन्न प्रकार का न्यूक्लियस। इस कारण से इसमें मॉर्फिक कंडीशन भी आ जाती है, इसकी जो रूपी संरचना होती है यह भी हेट्रो हो जाती है, विषम हो जाती है। इसमें 2 केंद्रक होते हैं, एक बड़ा वाले को हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, छोटे वाले को क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है डिप्लॉयड होता है मेरे दोस्त, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यह डिप्लॉयड होता है माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। अब माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है यह रिप्रोडक्टिव फंक्शन होता है क्योंकि यह जनन में भाग लेता है, जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है। और जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है यह किस में भाग लेता है, वेजिटेटिव फंक्शन होता है, अर्थात यह फिजियोलॉजिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। एक बात और यहाँ आप ध्यान रखिएगा, जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है डिवाइड्स होता है कौन सा डिवीजन द्वारा, ए माइटोटिकली डिवीजन द्वारा डिवाइड्स होता है, ए माइटोटिकली। यहाँ यम लिखा है, माइक्रो न्यूक्लियस में यम ए से शुरू है, तो यम से हो गया मैक्रो, यम ए से मैक्रो हो गया और ए आ गया है, तो ए से आप क्या समझेंगे, ए माइटोटिकली डिवीजन होता है। माइक्रो न्यूक्लियस में जो डिवीजन होता है ए माइटोटिकली डिवीजन होता है, माइक्रो में कौन होता है, माइटोटिकली डिवीजन होता है, ठीक है। माइक्रो न्यूक्लियस में माइटोटिकली डिवीजन होता है, ठीक है। यानी मैक्रो में ए आ गया तो ए माइटोटिकली हो गया और माइक्रो में माइटोटिकली हो गया, ठीक है। एम आई से माइक्रो न्यूक्लियस, एम आई से माइटोटिकली डिवीजन हो गया, ठीक है। आप इसे ध्यान रखिएगा। और ये एक बात और बता दें, ये तो पैरामीशियम कॉर्डेटम है, पैरामीशियम कॉर्डेटम में एक मैक्रो होता है एक माइक्रो होता है, लेकिन यहाँ पैरामीशियम ऑरेलिया है। जो पैरामीशियम ऑरेलिया होता है मेरे दोस्त, इसमें जो है 2 माइक्रो होते हैं, 2 माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, 2 ठो लघु होते हैं पैरामीशियम ऑरेलिया में। अब पैरामीशियम मल्टी न्यूक्लिएटम में होते हैं मैनी माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, ढेर सारे छोटे न्यूक्लियस होते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। और इसका जो एक्सक्रीशन है कैसा होता है ये दोस्त, अमोनोटेलिक, क्योंकि मैंने जब आपको प्रोटोजोआ बताया तो प्रोटोजोआ में सभी कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं, अर्थात इसका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ से पैरामीशियम हैज 2 कंट्रेक्टाइल वैक्यूल कंट्रोल ऑस्मो रेगुलेशन। जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है पोस्टीरियर और एंटीरियर, इसका काम क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करता है ये, ठीक है। परानियमन का कार्य करता है ऑस्मो रेगुलेशन का, ठीक है। यह भी क्वेश्चन आ चुका है मेरे दोस्त। और इसमें जो मैंने बताया था कि जो फूड वैक्यूल होती हैं न्यूमरस होती हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा संख्या में होती हैं फूड वैक्यूल्स, ठीक है। और क्या रखती हैं, कंटेन फूड पार्टिकल, अर्थात फूड वैक्यूल कंटेन्स फूड पार्टिकल,
अधिक संख्या में होती हैं, लेकिन कंट्रेक्टाइल वैक्यूल की संख्या केवल 2 होती है मेरे दोस्त, ठीक है। और ये पैरामीशियम कैसा होता है, होलोजोइक, प्राणी समभोजी, क्योंकि इसका जो भोजन करने की प्रक्रिया है बिल्कुल जंतुओं की तरह है। और यह फिल्टर फीडर दर्शाता है मेरे दोस्त, फिल्टर फीडर, ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। फिल्टर फीडर प्रक्रिया और होलोजोइक ये किसमें होता है, पैरामीशियम में, ठीक है। इसका डाइजेशन, इसका पाचन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर होता है मेरे दोस्त, क्योंकि कोशिका के अंदर डाइजेशन होता है, इसे कहते हैं इंट्रासेलुलर। और यहाँ एक बहुत मोस्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है साइक्लोसिस। आप इस साइक्लोसिस को आप ध्यान रखिएगा। साइक्लोसिस क्या है मेरे दोस्त, यह पैरामीशियम में पाई जाती है साइक्लोसिस, लेकिन है क्या, मैं बताता हूं। जब फूड वैक्यूल, जो भी फूड वैक्यूल होती हैं, रोटेट करती हैं और रोटेट होती हैं इन क्लॉकवाइज, यानी जो फूड वैक्यूल होती हैं उसमें जब पाचन होता है और कैसे घूमती हैं, बिल्कुल क्लॉकवाइज घूमती हैं, घड़ी की सुई की दिशा में जब घूम करके वो अपना पाचन करती है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, साइक्लोसिस कहते हैं। और यह घटना कहाँ किस में होती है, पैरामीशियम में, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, जो पैरामीशियम होता है इसमें हम आपको बता दें कि दुई पार्ट्स, जैसे एक माउथ हो गया और दूसरा कौन हो गया, एनस। तब माउथ को अभी हमने बताया था क्या कहेंगे, यम, साइटोस्टोम आ गया, तो स्टोम, साइटोस्टोम में यम है, तो यम से क्या, माउथ, और इसमें यम नहीं है तो क्या हो गया, एनस हो गया, ठीक है। तो माउथ को हम कहते हैं, माउथ आल्सो कॉल्ड साइटोसोम और एनस कॉल्ड साइटोपाइज, ठीक है। ये देखिए जो मैंने बताया था बकल कैविटी के नीचे जो है बिल्कुल माउथ होता है, जिसे साइटोस्टोम कहते हैं, और साइटोस्टोम अथवा साइटोसोम, और ये हो गया एनस, तो इसे क्या कहते हैं, साइटोपाइज कहते हैं। इसका जो पैरामीशियम का मुख्य जो फेवरेट भोजन होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त, यहाँ ध्यान रखिएगा। पैरामीशियम का जो मुख्य भोजन होता है वो क्या होता है, टेट्राहाइमेना। टेट्राहाइमेना इसका मुख्य भोजन है। टेट्राहाइमेना है का, कौन सी बला है भाई, ये टेट्राहाइमेना, ये प्रोटोजोवन है मेरे दोस्त। क्या है, यह प्रोटोजोवन है। जो यह प्रोटोजोवन टेट्राहाइमेना कहाँ यूज किया जाता है, बायोलॉजिकल रिसर्च में यूज किया जाता है, और यही इसका फेवरेट भोजन है। पा गया, मस्ती में मजा आ जाता है इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर अभी हमने बताया टेट्राहाइमेना यूज्ड इन बायोलॉजिकल रिसर्च, और यही इसका मुख्य भोजन है पैरामीशियम का। फूड वैक्यूल इज डाइजेस्टेड इन टू सेल बॉडी इन एसिडिक टू एल्केलाइन मीडियम। दोनों मीडियम में इसका डाइजेशन होता है फूड वैक्यूल का, किसमें, सेल बॉडी के अंदर, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, इजेशन। इजेशन मतलब क्या होता है, मतलब जो यार पचा नहीं भोजन उसको बाहर निकालना है, उसे हम कहेंगे इजेशन। एक होता है इंजेशन, एक होता है इजेशन। इजेशन मतलब बहिक्षेपण होता है मेरे दोस्त, ठीक है। इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब जो पचा नहीं, जो बेकार है, उसको बाहर करना है, तो किसके द्वारा बाहर किया जाता है, थ्रू द साइटोपाइज। थ्रो द साइटोपाइज, मतलब साइटोपाइज किसके समतुल्य होता है, एनस के समतुल्य होता है, तो एनस के द्वारा ही तो निकलेगा अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। और इसका जो रिस्पायरेटरी और रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, इसमें पैरामीशियम में, तो रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन होता है थ्रो जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है इसमें, ठीक है। चलिए आगे की ओर अब बात करते हैं मेरे दोस्त। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन की मेरे दोस्त। तो इसमें रिप्रोडक्शन जो है, पैरामीशियम रिप्रोड्यूसेस बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ये मैंने आपको जब प्रोटोजोआ बताया था तब भी बताया था मेरे दोस्त, पैरामीशियम जो है बाइनरी फिजन होता है, किस प्रकार का, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। और इसमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जैसी कंडीशन भी होती है मेरे दोस्त, उसे हम कहते हैं कंजुगेशन। कंजुगेशन संयुग्मन। कंजुगेशन में होता क्या है मेरे दोस्त, यहाँ ये एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कंजुगेशन की क्रिया में किस न्यूक्लियस का जो है स्थानांतरण होता है, किसका एक्सचेंज होता है। तो ये हम आपको बता दें, जो कंजुगेशन की प्रक्रिया होती है इसमें जो एक्सचेंज होता है, किसका एक्सचेंज होता है, माइक्रो न्यूक्लियस का, छोटा वाला, क्योंकि छोटा वाला न्यूक्लियस ही जनन में भाग लेता है मेरे दोस्त, समझ रहे हैं। और कंजुगेशन की क्रिया में आप इन बातों को भी ध्यान रखिएगा कि इसकी क्रिया में ऑटोगैमी होती है, साइटोगैमी होती है, इंडोमिक्सिस होती है, हीमिक्सिस होती है, ठीक है। यह प्रक्रियाएं भी किससे संबंधित हैं, कंजुगेशन से, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑटोगैमी, साइटोगैमी, इंडोमिक्सिस और हेमिक्सिस, ठीक है। अब पैरामीशियम में ये एक विशेष बात, सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे दोस्त, पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म में और क्या क्या होते हैं, जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म में देखिए, कप्पा पार्टिकल, लैम्डा पार्टिकल, म्यू पार्टिकल, पाई पार्टिकल, 4 ठोकण पाए जाते हैं मेरे दोस्त पैरामीशियम के, कहाँ, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। कप्पा पार्टिकल, लैम्डा पार्टिकल और म्यू पार्टिकल और पाई पार्टिकल। कप्पा, लैम्डा, म्यू, पाई, ये कण पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम आपको बता दें, कप्पा पार्टिकल बार बार पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं हम कप्पा पार्टिकल के बारे में मेरे दोस्त। देखिए
कप्पा पार्टिकल्स मेरे दोस्त हम आपको बता दें, यह बिल्कुल जेनेटिक मटेरियल डीएनए की तरह होता है कप्पा पार्टिकल, ठीक है। कप्पा पार्टिकल्स बिल्कुल जेनेटिक मटेरियल डीएनए की तरह होता है। और यह क्या प्रोड्यूस करता है मेरे दोस्त, यह प्रोड्यूस करता है टॉक्सिक सब्सटेंस पैरामीसिन, जिसे हम कहते हैं पैरामीसिन। कप्पा पार्टिकल्स क्या प्रोड्यूस करता है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस पैरामीसिन, जो कि एक किलर सब्सटेंसेस होता है, ठीक है। पैरामीसिन एक किलर सब्सटेंसेस होता है। और यह कप्पा जो पार्टिकल होता है क्या प्रदर्शित करता है मेरे दोस्त, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह प्रदर्शित करता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस प्रदर्शित करता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में प्रदर्शित करता है इनहेरिटेंस, और किसके समतुल्य है, डीएनए के समतुल्य है, ठीक है। तो पैरामीसिन अगर आ जाए तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा ये प्रोड्यूस होता है, कप्पा पार्टिकल्स के द्वारा, ठीक है। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है मेरे दोस्त, उसे कहते हैं हम रिजुविनेशन, ठीक है। जो पैरामीशियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है इसे हम कहते हैं रिजुविनेशन कहते हैं, ठीक है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। और एक बात और यहाँ आप अंतिम पॉइंट्स नोट कर लीजिए कि एम्फीमिक्सिस किसे कहते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियाई विथ फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, ठीक है। यानी फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियाई विथ फीमेल प्रोन्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, विभिन्न जो जीवधारी हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जीवधारियों में नर तथा मादा प्रोन्यूक्लियाई का जो संयुग्मन है उसे हम कहते हैं एम्फीमिक्सिस, ठीक है। तो आज के हमारे इस लेक्चर में बिल्कुल पैरामीशियम से लेकर के हम प्रत्येक जो पॉइंट्स थे हमने पूरे पॉइंट्स पर चर्चा किया। अब आपको हमारे यह लेक्चर कैसा लगा दोस्त, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके लिए बिल्कुल इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।